तो हम लोग अपना पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस का डिस्कशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा चैप्टर है पाइथन पांडास का क्रॉस टैब मेथड। तो क्रॉस टैब होता क्या है? क्रॉस टैब मेथड जो होता है वो हमारा एक पाइथन में पांडास में जो क्रॉस टैब है वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल टूल है जो समराइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास कई सारे डेटा सेट्स हम लोगों ने ऐसे पढ़े हैं जिन डेटा सेट्स में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स काफ़ी होते हैं। और अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसका हमें कैलकुलेशन करने में क्रॉस टैब से काफ़ी हेल्प होती है। क्रॉस टैब काउंट करता है अकरेंसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज। जैसे हमने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को पिवट टेबल में किया था। पिवट टेबल में हम लोग कैसे रखते थे? किसी एक टेबल को इंडेक्स में रख देते थे, किसी एक कॉलम को सॉरी इंडेक्स में रख देते थे, किसी एक कॉलम को हम लोग उसको रख देते थे कॉलम्स में, और फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ पे क्रॉस टैब में भी उसी तरीके से हम करते हैं। इसको आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आप एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है, जैसे जेंडर वर्सेस सर्वाइवल या क्लास वर्सेस एम्बार्केशन। जैसे अगर हम टाइटैनिक डेटा सेट की बात कर रहे हैं तो टाइटैनिक डेटा सेट में जिस तरीके से जेंडर और सर्वाइवल का हमें रिलेशन देखना है कि जेंडर वाइज सर्वाइवल क्या रहा, कैसे रहा, तो वो सारा हम इसके थ्रू कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अगर किसी कंपनी के सेल्स डेटा सेट की, तो कंपनी के सेल्स डेटा सेट में क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होती हैं और सेगमेंट होते हैं। कैटेगरीज कैसे हो सकती हैं? जैसे फर्नीचर या क्लोथिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं। और और सेगमेंट हो सकते हैं जैसे कंज्यूमर या फिर कॉरपोरेट या होम ऑफिस, और उनके बीच में हम लोग ये रिलेशनशिप करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है पीडी डॉट क्रॉस टैब। यहाँ पे हम डीएफ नहीं लिखते, पीडी लिखते हैं, पांडास। और एक इंडेक्स लिखते हैं, एक कॉलम लिखते हैं, एक वैल्यू, एक एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या होगा, और मार्जिन्स को हमें ट्रू रखना है कि फॉल्स रखना है, और नॉर्मलाइज को ट्रू रखना है कि फॉल्स रखना है। जब हम इन सब के पैरामीटर्स के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये समझ में आएगा। एक मैंने एक चीज और जोड़ना शुरू किया है कि क्रॉस टैब कब यूज करना है। क्रॉस टैब तब यूज करना है आपको जब आपको कैटेगोरिकल डेटा को समराइज करना हो, जब आपको कंपेयर करना हो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वेरिएबल्स, जब आपको एनालाइज करना हो रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और या आपको क्विकली कंप्यूट करना हो टू वे और मल्टी वे फ्रीक्वेंसी टेबल्स। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। अब जैसे जेंडर वर्सेस सर्वाइवल, क्लास वर्सेस एम्बार्केशन, इस तरह से तो हम लोग सबसे पहले आज अपना आज का डेटा सेट लोड कर लेते हैं। हम लोग पांडास एस पी डी, सिबॉन एज एस एन एस करेंगे, और यहाँ से हमारे पास टाइटैनिक डेटा सेट आ जाएगा। टाइटैनिक डेटा सेट का हम लोग हेड यानी टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं, या सैंपल में 5 वैल्यू ले लेते हैं। सैंपल क्या करता है, कोई भी रैंडम 5 वैल्यूज हमें दिखा देगा। तो ये पहले कनेक्ट होने लगेगा, ठीक है, पाइथन कंप्यूट बैकएंड से, और उसके बाद हमें टाइटैनिक डेटा दिखने लगेगा। ठीक है, ये जो टाइटैनिक डेटा सेट है, टिप्स डेटा सेट है, या फिर पेंगुइन्स है, ये सब कोई वो ऐसे डेटा सेट नहीं है जिसको आप अपने रिज्यूमे में जाके मेंशन कर लीजिए, पर ये ऐसे डेटा सेट्स हैं जो आपको इनिशियली चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर्वाइव्ड हुआ कोई, उसका पैसेंजर क्लास क्या था, उसका जेंडर क्या था, उसका एज क्या था, उसके पास कितने सिबलिंग और स्पाउस थे,
उसके पास पेरेंट और चाइल्ड कितने थे, पेयर कितना पे किया उसने, एम्बार्क कहाँ से हुआ, क्लास क्या थी उसकी, कौन था, ये सारी चीज यहाँ पे दी। तो यहाँ पे अब इस डेटा सेट में हम लोग अपना जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट ओवरव्यू है, ऑब्वियसली इसको आप पढ़ सकते हैं, हम लोग को क्लियर है इसके बारे में। पहला एग्जांपल है, अगर हमें काउंट ऑफ सर्वाइवर्स बाय जेंडर निकालना है, ये इस डेटा सेट में जो हमारी टारगेट फील्ड होती है वो सर्वाइव्ड होती है, कि सर्वाइव्ड कितने हुए, कौन से पैसेंजर क्लास में सबसे ज़्यादा लोग सर्वाइव हुए, कौन से जेंडर के लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव हुए, किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव हुए, जो सिबलिंग या स्पाउस के साथ चल रहे थे या नहीं चल रहे थे उसमें कौन ज़्यादा सर्वाइव हुआ, पेरेंट या चाइल्ड जिनके पास थे वो सर्वाइव हुए या नहीं, पेयर जिन्होंने ज़्यादा दिया वो सर्वाइव हुए या नहीं, एम्बार्क्ड यानी अलग अलग स्टेशनों से ये लोग चढ़े थे, अलग अलग पोर्ट से, जो उनका एम्बार्क एस सी और क्यू तीन है, यहाँ पे साउथहैम्पटन, शेरबोर और क्वींस टाउन है शायद। तो वो तीनों एम्बार्क टाउन से यहाँ पे डेटा निकलेगा। तो इस तरीके से दिया है। मैन, वुमेन और चाइल्ड का क्या रेशियो, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जैसे उसी में पहला क्वेश्चन है हमारा, काउंट ऑफ सर्वाइवर्स बाय जेंडर। इसके लिए आपका अप्रोच क्या रहेगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे अपने इनपुट्स दीजिए। ऑब्वियसली क्रॉस टैब तो हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे, तो क्रॉस टैब से तो हम लोग कर ही लेंगे। और आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक हैशटैग करके लिखा ना, तो जो हमने सीबॉन में काउंट प्लॉट पढ़ा था उसका एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि एक्स में सर्वाइव्ड रखिए, यू में जेंडर रखिए, और डेटा जो है उसको टाइटैनिक रखिए। तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ बना देगा, और उस ग्राफ में हमें दिखेगा, इस ग्राफ को एक नया इमेज ओपन कर लेते हैं, कि जीरो, जीरो का मतलब है कि जो सरवाइव नहीं कर पाए, और वन का मतलब है जो सरवाइव किए। ऑरेंज यहाँ पे फीमेल का काउंट है, और ब्लू में मेल का काउंट है। आप देख रहे हैं कि जो नई सरवाइव की है उसमें मेल का काउंट 400 से ज्यादा है, और जो नहीं सरवाइव किए उसमें फीमेल का काउंट अराउंड 100 है। पर सरवाइव के केस में फीमेल का रेशियो ज्यादा है। तो एक चीज तो ऑब्वियसली पता लग रही है। तो ये एक तरीका है काउंट प्लॉट। एक तरीका और है, आप ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, आप ग्रुप बाय जेंडर और सर्वाइव्ड का सम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्रॉस टैब पढ़ेंगे, और क्रॉस टैब जो हमारा है वो बहुत सिंपल उसका सिंटैक्स है। आपको सीधे क्या लिखना है, पी डी डॉट क्रॉस टैब टाइटैनिक, और यहाँ पे आप वो कॉलम लिखिए जहाँ पे जेंडर का है, और यहाँ पे वो कॉलम लिखिए जहाँ सर्वाइव्ड का है। ये सिंपल एक्स कॉमा वाई जैसा है, तो ये आपने लिखा। इसमें बस सीक्वेंस याद रखना है कि जिसको आप पहले रखेंगे वो आपका इंडेक्स बन जाएगा, जिसको आप बाद में रखेंगे वो आपका कॉलम बन जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना कोड रन करते हैं तो ये हमारे पास एक उसी का, जैसे ये जो काउंट प्लॉट है, उसी काउंट प्लॉट का हमारे पास एक टेबल आ गया है, और वो टेबल हमें ऐसा दिखने लग गया है। तो ये हमारा जो है क्रॉस टैब का एग्जाम्पल। अब इसी में हम लोग यहाँ पे आप कोई भी कैटेगोरिकल फील्ड ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जेंडर लिया, यहाँ पे मान लीजिए हम पी क्लास ले लेते हैं, और पी क्लास भी जो सीबॉन से टाइटैनिक हम डाउनलोड करते हैं उसमें जो पैसेंजर क्लास है वो एज नंबर भी दे रखी है, और वो एज इन्होंने ऑब्जेक्ट या एज स्ट्रिंग भी दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं तो ये हमें ऐसे डेटा दे देगा। ये डेटा हमें दिखा रहा है कि फर्स्ट क्लास में कितने फीमेल ट्रैवल कर रहे हैं, सेकेंड में कितने कर रहे हैं, थर्ड में कितने कर रहे हैं, और कितने मेल। इसी का अगर हम डॉट प्लॉट लिख देते, और लिख देते डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, तो आपका इस तरीके का एक ग्राफ सिंपल सा बन जाएगा, जो कि जिसको हम क्लस्टर्ड बार चार्ट कहते हैं।
इसमें अपने आप ही यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैटेगरीज आ जाएंगी लेजेंड में, और ये आपका डेटा भी दिखाएगा हमें कि किस तरीके से ये दिख रहा है। अब जैसे क्या होता है, एक और लाइब्रेरी है, क्योंकि साथ में मैं थोड़ा सा वो भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे import plotly डॉट एक्सप्रेस एज px। जैसे हम लोगों ने अभी तक लाइब्रेरीज पढ़ी हैं, तो उसमें एक लाइब्रेरी और है प्लॉटली एक्सप्रेस। ये प्लॉटली एक्सप्रेस भी काफ़ी अच्छे ग्राफ्स हमें बना के दे सकते हैं। अगर आप लोगों को प्लॉटली का डॉक्यूमेंटेशन देखना है, प्रिपेयर करना है, ये प्लॉटली बार चार्ट का चैप्टर है, तो इसमें आप लोगों को बड़ी इजीली समझ में आएगा ये भी। अब जैसे बार चार्ट बनाना होता है तो ऐसे लिखते हैं, फिगर यानी इमेज है, px, जैसे हमने यहाँ पे एस px किया, px डॉट बार चार्ट बना रहे। अगर हम टाइटैनिक डेटा सेट की बात करें, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे डेटा की जगह क्या लिख लिख देंगे? बार चार्ट मतलब कैटेगरिकल आएगा एक। यहाँ पे तो टाइटैनिक लिख जाएगा ना। हम्म, एक्स में आप लिख देंगे, वाई में आप कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस टैब टेबल है ना, ये तो ये जो pd डॉट क्रॉस टैब टेबल आई है हमारी, ये क्रॉस टैब टेबल आई है। अब ये क्रॉस टैब टेबल हमारा डेटा फ्रेम है, राइट। इसमें हमारे पास जो कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके। तो हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा डेटा है। इसमें एक्स पे हम लिख सकते हैं कोई एक कैटेगोरिकल, वाई पे लिख सकते हैं कोई दूसरा कैटेगोरिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो इस तरीके से इन्होंने दे रखा है नंबर्स का। ये सारे कॉलम नंबर के बन चुके हैं। तो ये जो प्लॉटली का है, इसके लिए भी हम लोग को प्लॉटली के लिए यूज करना पड़ेगा डिफरेंट चार्ट। तो उस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे इसमें हम बार लिख सकते हैं ऐसा कुछ, तो प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस में सीधे आप लिख दिए कि एक्स पे क्या आएगा, वाई पे क्या होगा, और कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करेगा। इस पे हमें एक्स और वाई में दिख रहा है सीधे कि जेंडर वर्सेस क्लास और मेल फीमेल, और ये थर्ड, पर ये डेटा सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ देख रहे हो थर्ड क्लास दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले डेटा को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इस डेटा को बनाने के लिए क्या करना है, एक बार हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने लिया टाइटैनिक, और टाइटैनिक में हमने यहाँ पे लिया डॉट ग्रुप बाय, जो तुम बात कर रहे थे, तो हमने ग्रुप बाय लिया। ग्रुप बाय में हमें जिसके थ्रू देखना है, मान लीजिए हमें जेंडर के थ्रू देखना है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो ये मेरा डेटा बन गया कि मेल का सर्वाइवल रेशियो कितना है, फीमेल का कितना है। अब मैंने आप लोग को सिखाया था कि इस तरीके का जो डेटा होता है, उसमें वैल्यू ये खुद होता है और इंडेक्स ये होता है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया एग्जाम पे। इंडेक्स जो होता है वो ये होता है। तो अब हमें पता है ये वैल्यू है, ये इंडेक्स है। तो अगर हम px डॉट बार लिखते हैं, px डॉट बार, तो px डॉट बार में अगर हम x को ये लिख देते हैं इंडेक्स, और y ये खुद वैल्यू हो जाता है, ये जो वैल्यू हमने लिखी ऐसा करके, तो ये वैल्यू हो गई। और इससे हमने कहीं पे तो कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट रुकिएगा। उसमें डॉट बाय। इशू क्यों है, तो इशू क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसे एज अ दो स्क्वायर ब्रैकेट उसने हमें सजेस्ट कर दिया था गूगल ने।
ये एक में जब हम करते ना वो एक्चुअल में वन डायमेंशनल होता है, अब हम लोग उसको कर देते। तो इस तरह का अगर 2D एरे का एरर आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए कहीं दो ब्रैकेट्स तो नहीं है। तो अब देखिए ये ग्राफ बनता है और ये ग्राफ पूरा इंटरैक्टिव ग्राफ होता है, यानी इसमें एक्स है वाई है। अब जैसे इस ग्राफ का फायदा क्या होता है, जैसे पी एक्स डॉट बार लिखा, हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा ना कि मेल का वैल्यू जब उसके ऊपर होवर कर रहे हैं तब दिख रहा है। अगर हमें वो वैल्यू दिखाना भी हो तो इसके लिए आर्गुमेंट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप क्या दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट में मान लीजिए वही मीन वैल्यू हम दिखाना चाहते हैं। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा हटा के पहले एक साफ जगह लिख देते हैं कि अच्छे से दिखे। ये देखिए, तो ये जो मीन है इसको ही हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा डेटा। और अब देखिए वो वैल्यू आपको यहाँ दिखने भी लगेगी। ये जो हमारा प्लॉट होता है ना, प्लॉटली, ये काफी अच्छा है, बहुत इजी है। पी एक्स डॉट बार, जैसे आप लोग ने पढ़ा नहीं था पी एल टी डॉट बार, राइट, उसमें भी एक्स और वाई था, इसमें भी है। इसमें आपने टेक्स्ट लिख दिया और टाइटल भी लिख सकते हैं, तो ये सारा यहाँ पे दे दिया। देखिए टाइटल, एक्स वाई सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एनीवेज हम क्रॉस टैब पे फिर से आते हैं। तो क्रॉस टैब, अगर हमें क्रॉस टैब के बिना ऐसा कुछ अचीव करना है, कोई नंबर देखना है, तो ये तरीका है जो आपको बताया गया। पर अगर हमें एक टेबल प्रिंट करनी है क्रॉस टैबुलेशन की, तो हम लोग आसानी से इससे कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे तो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा क्रॉस टैब, जैसे बिटवीन क्लास एंड सर्वाइवल देखना है तो कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा, आपका एक टेबल आ जाएगी आंसर। आपने देखा होगा जैसे आप लोग टाइटैनिक भी पढ़ रहे थे, टाइटैनिक में भी कई बार कोई जरूरी नहीं कि एक विजुअल ही आंसर हो, कई बार एक टेबल भी, कैलकुलेटेड टेबल भी हमारा आंसर हो सकता है। देन हमारा नेक्स्ट है नॉर्मलाइज्ड क्रॉस टैब। नॉर्मलाइज्ड क्रॉस टैब में क्या रहता है, ठीक है, डिफरेंस क्या है कि यू कैन नॉर्मलाइज रिजल्ट टू गेट proportions इंस्टेड ऑफ काउंट। मैं दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे हमने ये लिखा है, अगर हम नॉर्मलाइज इंडेक्स के साथ आउटपुट देते हैं तो अब ये रेशियो दिखाने लगा कि सर्वाइव्ड 0 के केस में फीमेल 25% है, मेल 81% आउट ऑफ टोटल। फीमेल के, जैसे मान लीजिए 100% फीमेल्स थी, उसमें 25% करीब यहाँ पे थी 0 के केस में, और 75% करीब 1 के केस में थी। अगर नॉर्मलाइज हमने नहीं लिखा था यहाँ पे, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं था, तो वो काउंटेड वैल्यूज दिखा रहा था। नॉर्मलाइज के केस में क्या, वो प्रोपोर्शन दिखा रहा है। तो ये याद रखना है कि नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स के केस में प्रोपोर्शनल डेटा दिखने लगता है, और अगर हम नॉर्मलाइज नहीं लिखते हैं तो एग्जैक्ट काउंट दिखता है, एग्जैक्ट काउंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा है डेटा, और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि 74% ऑफ फीमेल सर्वाइव्ड, ओनली 18% ऑफ मेल्स सर्वाइव्ड, ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। तो एक ही बार में कई आंसर मिल रहे हैं। अब हम लोग मल्टी वेरिएबल क्रॉस टैब का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल बेस्ड ऑन बोथ जेंडर एंड क्लास। अभी तक हम लोगों ने क्रॉस टैब किया एक्स कॉमा वाई के जैसा, पर क्रॉस टैब मल्टीपल में भी किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नोट करिए। इसमें हमने एक बना लिए, तो बेसिकली क्रॉस टैब एक्स कॉमा वाई है, तो हमने एक्स को ही
एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट, और y को हमने एक आउटपुट, y ऑब्वियसली वो आउटपुट है तो वो y में है, तो अब हमने इसलिए यहाँ पे दो रख दिए मल्टी वेरिएबल। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। इससे देखिए किस टाइप का आउटपुट आया। जो y है यानी सर्वाइव, उसका 0 और 1 यहाँ पे लिख गया है, ये ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे और मल्टी इंडेक्स आ जाएंगे। पहला इंडेक्स है जेंडर, दूसरा इंडेक्स है क्लास। पहला इंडेक्स में फीमेल और मेल आ जाएगा, क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि दोनों के केस में रिपीट होगा। और इस तरीके से हमें सीधा सीधा डेटा दिख रहा है कि 0 फर्स्ट क्लास में 3 फीमेल थी, मतलब नहीं बची, और फर्स्ट क्लास में 91 फीमेल बच गई। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इस टाइप के जो आउटपुट्स आते हैं ना, जब आप इनका प्लॉट बार करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चार्ट्स बन के आते हैं। जैसे ये इन्होंने दिखा दिया कि फीमेल फर्स्ट, फीमेल सेकेंड, पूरा अलग से ये दिखा दे रहे हैं हम लोग को डेटा। तो ये अभी हम फिलहाल प्लॉटिंग पे नहीं जाते। पहला क्वेश्चन आप लोग से, आप लोग इस डेटा को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि ये डेटा दिखा क्या रहा है? ये इसी ठीक है, में से अनस्टैक जैसा काम कर रहा है, अनस्टैक जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसे आउटपुट है। अब इसी में जैसे अगर हमें किसी एक जेंडर का ही देखना है, तो जैसे हम डॉट लिख देते हैं, और हम लोगों ने जैसे लिखा था कि हम, जब हमारा इंडेक्स लोकेशन होता है तो आई लॉक, और जब स्ट्रिंग लोकेशन होता है तो एलओसी, और यहाँ पे जैसे हम मेल लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, तो यही पूरा जो डेटा है वो मेल के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका फिल्टर भी लगा सकते हैं डॉट एलओसी, क्योंकि ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से रखनी है, ये दो इंडेक्सेस हैं। अब मेल में ही मान लीजिए हमें सेकेंड क्लास का देखना है, तो हम लिख सकते हैं डॉट, फिर से एलओसी, ये फिर इंडेक्स है, और एलओसी में हम लिख सकते हैं सेकेंड। तो इस तरह से अब ये आ गया, अब ये आ गया एक स्ट्रिंग डेटा, ओ सॉरी, एक सीरीज आ गया, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप दिखने लगा। तो ये हमें क्या दिखा रहे कि जो मेल है वो सेकेंड क्लास में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उसमें कितने बचे और कितने नहीं बच पाए। तो दिख रहे हैं कि सर्वाइव 0 कम हुए, और ये अब इसी में आप यहाँ पे फीमेल लिख देंगे तो वो डेटा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप, जैसे जब हमारे पास n नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं, तो आप एलओसी पहला इंडेक्स, फिर डॉट एलओसी दूसरा इंडेक्स, ऐसे करके आप उसको डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और ये कई बार लोगों को ज़्यादा इजी लगता है फिल्टर निकालने में और चीज़ों को करने में। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि ये तो हो गया, हमने हमने अभी तक कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया है यहाँ पे। एग्रीगेट, और एक और चीज़, जैसे हम लोगों ने जो पैरामीटर पढ़ा, नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स, है ना? तो नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स या समथिंग, तो उसमें अगर आप करोगे तो उसी का ही हमें परसेंटेज या प्रोपोर्शन में दिखने लगेगा। ये चीज जो है, प्रॉब्लम ये है कि अब प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये एक तरीका है अगर आपको परसेंटेज में देखना। अब आती है बात, यहाँ पे कभी भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा रहे हैं हम, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली काउंट पे काम कर रहा है, सीधे सीधे क्या कितना 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 ये काउंट हो रहा है ना। अगर हम इसमें एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हैं तो ये उसका सीधा तरीका है
एक सीधा सीधा आपको जो कीवर्ड यूज करना है वो है एग्रीगेट फंक्शन, AGGFUNC। एग्रीगेट फंक्शन आप करें यहाँ पे देख, अब यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने एक तीसरी चीज भी ले आई। पहले हम लोग क्रॉस टैब कर रहे थे तो सिर्फ x कॉमा वाई लिख दे रहे थे, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, दो सीरीज ऐड कर दी। पर यहाँ पे एक तीसरा भी हमने कीवर्ड आर्गुमेंट लिखा, पेयर। और जैसे पैरामीटर है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पैरामीटर है वैल्यूज, ये दो ऐड किए। ये जो पैरामीटर्स दो ऐड किए इसके वजह से अब वो हमें, अब आप मेरे आउट रहे, आप बता सकते हैं कि इससे हम लोग को क्या नजर आएगा। ये हमें आउटपुट क्या दिखाएगा। ये फेयर कमी निकाल देगा सर। उन्होंने कितना कितना मीन पेयर पे किया। ये सीधे प्लस। अब आगे की जो सरवाइव नहीं हुए थे उन्होंने फर्स्ट क्लास में एवरेज फेयर जो पे किया था वो लो था, और फर्स्ट क्लास में काफी हाई था, मतलब बचने वालों का फेयर भी ज्यादा था। दैट मीन्स फेयर का अमाउंट जो है वो सर्वाइवल को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। सेकेंड में भी वैसा ही कुछ है, उनका $19 था, उनका 22। थर्ड क्लास में मरने और बचने वालों के पेयर के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत क्लोज है, 0.03 का डिफरेंस है। तो इससे समझ में आता है कि थर्ड क्लास में ऐसा कोई खास एफर्ट नहीं किया ऑफिशियल उनको बचाने में। और पहले जो लाइफ बोट्स गई होंगी उसमें कहते होगा पहले फर्स्ट क्लास वाले गए होंगे, उनका जो सोशल इन्फ्लुएंस रहा होगा, उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा होगा उसके बेसिस पे, और फिर थर्ड क्लास वालों को लास्ट में। तो इस तरीके का ये डेटा है जो हमें रियल वर्ल्ड सिनारियो दिखाता है। ये एग्रीगेट फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस एग्रीगेट फंक्शन को हम सम लिख दें तो सम के केस में आपको पता लगेगा एक्चुअली में सबसे ज्यादा फेयर जो जिन्होंने दिया था 5,000, वो वो लोग तभी हो गए थर्ड क्लास। यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में 13,000 जिन्होंने फेयर दिया था वो बचे। तो ये सम भी एक फंक्शन आप ले सकते हैं। तो मिनिमम, मैक्सिमम, सम, सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि फेयर कहीं ना कहीं पे गलत भी है, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फ्री में उन्हें चढ़ने दिया होगा। तो फेयर कहीं कहीं जीरो भी है डेटा से, उसको आप या तो ड्रॉप कर सकते हैं या क्लीन कर सकते हैं। जीरो है तो उसका क्या करना है ये। अब क्रॉस टैब में जैसे हमने नॉर्मलाइज इंडेक्स पढ़ा, वैसे ही नॉर्मलाइज कॉलम है। नॉर्मलाइज कॉलम्स में क्या होगा, इसमें अंतर सिर्फ देखिए इस तरह से, पहले हम लोग इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। तो एक हमने नॉर्मलाइज इंडेक्स को किया, जब नॉर्मलाइज इंडेक्स को करेंगे तो वो जेंडर वाइज दिखाएगा, और जब नॉर्मलाइज कॉलम को करेंगे तो वो सर्वाइव्ड वाइज दिखाएगा। तो अब वो इसके सर्वाइव्ड के बेसिस पे दिखा रहा है। तो अब देखो मैं अंतर बता देता हूँ। एक बार हम नॉर्मलाइज इंडेक्स को ले आते हैं, ये तो नॉर्मलाइज इंडेक्स में दोनों को हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने MS पेंट लिखा, ये हमारा इधर आ गया, और यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज्ड कॉलम किया।
देखिए अंतर क्या आ रहा है, जब हमने नॉर्मलाइज इंडेक्स किया था, ठीक है, तो नॉर्मलाइज इंडेक्स के केस में जो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू जुड़ के 1 बन रही थी, 1 यानी 100% बन रही थी। तो यहाँ पे हम इंडेक्स वाइज जोड़ रहे थे। जब हम नॉर्मलाइज कॉलम कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइज कॉलम के केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके 100% बन रही है, मतलब कि जीरो कॉलम में दिखाया जा रहा है। इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, आंसर लगभग सेम तरीके का ही आ रहा है, मगर यहाँ पे आंसर ये आ रहा है कि जीरो का जो प्रपोर्शन था फीमेल का वो 14% था और मेल का 85% था। यहाँ पे आंसर आप इस तरह से देंगे कि फीमेल का प्रोपोर्शन 0 में 25% था और 1 में 75%। तो आपके आंसर को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आप यहाँ पे बोलेंगे प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल who could not survive was 25% and survived was 75 or 74%। यहाँ पे आप ऐसे बोलेंगे फीमेल, ऑब्वियसली बोल यहाँ भी उस तरह से सकते हैं, मगर यहाँ पे आप जो जोड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज बात कर रहे हैं तो आपको पूरे 100% की बात करनी है। तो ये दोनों नंबर मिलके 100% बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों नंबर मिलके 100%। तो ये एनालिसिस में आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर देंगे। तो ये क्रॉस टैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट। सर कॉलम में कैसे बोलेंगे, उसमें तो हम बोल देंगे 25% नहीं सर्वाइव हुए फीमेल में। इसमें मतलब कैसे यहाँ पे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे कि इन केस ऑफ पीपल हु कुड नॉट सर्वाइव, proportion of female to male was 40 to 85% respectively, ऐसा कुछ। ओवरऑल वी कैन से 40%, राइट? हाँ, उसको 14% बोल सकते हो क्योंकि दोनों का सम मिला के 1 हो रहा है ना। और जैसे एक आपको पता ही है कि इसका जो प्लॉट इज इक्वल टू बार आप बना सकते हो। सर पाई चार्ट भी क्रिएट कीजिए ना, सब प्लॉट्स भी क्रिएट कीजिए। पाई चार्ट यहाँ पे क्योंकि आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज है ना, पाई चार्ट हम तब करते हैं जब एक सीरीज होती है हमारे पास, तो हम करते हैं। हाँ, लाइन चार्ट दो दीजिए। वैल्यूज बार चार्ट में आप क्लस्टर्ड और स्टैक्ड निकाल सकते हैं, तो वो एक होता है। ये पूरा साइड बाय करके साइड देखना। रहेगा। और ये है नॉर्मलाइज्ड, इसी का ही एक हम लोग नॉर्मलाइज इज इक्वल टू इंडेक्स का भी ले लेते हैं। आपको दोनों चार्ट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आएगा। तो ये हमारा है क्रॉस टैब चैप्टर। क्रॉस टैबुलेशन इसका फुल फॉर्म है, या क्रॉस टेबल बोल सकते हो। क्रॉस टेबल बिटवीन दो कैटेगरीज या दो से ज्यादा कैटेगरीज, और ये अलग अलग तरीके के शेप्स हमें प्रोड्यूस करेगा। एक मैं और भी दिखाना चाहता हूँ, एक चीज और भी हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब एक लिस्ट दी, यहाँ पे हमने एक लिस्ट दी थी, तो इस लिस्ट में हमने एक्स में लिस्ट दी थी, वाई में नहीं। तो क्या हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि इसको हम पहले रख दें और इसको बाद में, तो ऐसा ग्राफ। ये इसको भी आउटपुट देगा कि हम सर्वाइव्ड को इंडेक्स पे रख देते हैं और बाकी दो जो हमारे हैं, उनको कॉलम में रख देते हैं। जेंडर और क्लास दो कैटेगरीज जो हैं, इस आंसर ये भी दे रहा है और इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं।
तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। आप इसमें 3 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया जेंडर, क्लास, और मान लीजिए हम एम्बार्क्ड भी लिख देते हैं, टाइटैनिक एम्बार्क टाउन, इस टाउन से वो एम्बार्क होते हैं। तो ये सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, जो सीक्वेंस में लास्ट आएगा उसका लास्ट इंडेक्स आएगा। अगर यही हम सीक्वेंस ऊपर कर देते हैं इसका, जैसे इसको हम इंडेक्स 1 पे या 0 पे रख देते हैं, तो अब ये पहले टाउन आ जाएंगे 3, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद क्लास, ऐसा है। पहले शेरबोर्ग में आ गया, फीमेल आ गया, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको किस तरीके का आंसर आउटपुट में देना है, उस तरीके का आप दे सकते हैं। ये हमारा क्रॉस टैब चैप्टर का एग्जाम्पल है। एक 8वां एग्जाम्पल है, हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी दे दिया कि मल्टीपल कॉलम्स फॉर इंडेक्स। हाँ, ये अलग है, मतलब इसमें जैसे हमने क्लास और एम्बार्क टाउन को ले लिया और इसमें रख दिया, तो ये वही चीज है कि आप इससे खेल सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल में एक और इम्पोर्टेंट चीज इनेबल हुई है, और वो है मार्जिन्स। जब मार्जिन्स ट्रू हो जाता है, तो देखिए एक लेफ्ट हैंड, एक मतलब फुटर में, और एक राइट हैंड साइड, एक ऑल नाम का आउटपुट भी आ जाता है, एक ऑल नाम का कॉलम आ जाता है। यह मार्जिन पहले भी पढ़ा है। तो ये जो मार्जिन ट्रू है, इसमें ये दिखा रहा है कि ये जो शेरबोर्ग, या जो भी जिसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, फर्स्ट क्लास में जो शेरबोर्ग नाम का जो बाग टाउन था, उसमें 0 में 26, 1 में 59 थे, और ये इनका जो सम था वो 85 था। तो ये इधर से इंडेक्स वाइज सम दिखाएगा, ये इधर से रो वाइज सम दिखाएगा। कि सब मिला के 0 में 549 थे, 1 में 340 थे, और इसीलिए सारे मिला के ये जो लास्ट आता है, सारे मिला के 889 पैसेंजर्स इस डेटा सेट में है। इस तरीके से ये मार्जिन ट्रू है। अगर हम मार्जिन फॉल्स करेंगे, ये ऑल यहाँ से हट जाएगा। ये ऑल डिपेंड करता है उसी चीज के ऊपर। तो मार्जिन ट्रू कर दीजिए, तो आपको एग्रीगेट समरी कॉलम भी ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस गिव्स अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ सर्वाइवल पर क्लास इन कोडिंग। विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया ही कि जो है हम लोग क्रॉस टैब कैन बी विजुअलाइज्ड एज हीट मैप आल्सो। तो हम लोग एक हीट मैप का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, सीबॉन है, जैसे ने हम कर चुके हैं। तो हमने एक अपना क्रॉस टैब बनाया बिटवीन क्लास एंड सर्वाइव, और नॉर्मलाइज इंडेक्स के थ्रू किया। अब सीबॉन में एक प्लॉट होता है जिसे हीट मैप कहते हैं। ये हीट मैप कैसे पढ़ा जाएगा अभी मैं पढ़ के बताऊँ। और हीट मैप में एनोटेशन ट्रू का मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। पहले हीट मैप देखते हैं। देखिए ये हीट मैप क्या दिखा रहा है हमें। ये जो हीट मैप है, ये हीट मैप हमें ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं। ये हीट मैप हमें ये दिखा रहा है, इस हीट मैप में कुछ कुछ वैल्यू रेड है, कुछ वैल्यू ब्लू है, और कुछ वैल्यू एकदम वाइट के पास है। तो हीट हीट शब्द से आपको क्या लगता है? गरम, राइट। हमें हम लोग ने बचपन से देखा, लाल शब्द को ज्यादातर हीट से एसोसिएट किया जाता है, रेड। तो ये क्या दिखाता है कि आपके पास जो टेबल है, ये टेबल ही है, आउटपुट टेबल है। तो उस टेबल में जहाँ पे गर्म है, मतलब जहाँ पे रेड है, डार्क रेड है, दैट मीन्स कि वो वैल्यू ज्यादा है। तो एक हीट मैप में आपको क्या नजर आएगा कि इन एरियाज में
गर्मी ज़्यादा है, यानी किन किन एरियाज में डेटा ज़्यादा है, और एकदम डार्क ब्लू बिल्कुल ठंडा है, दैट मीन्स किन किन एरियाज में कम है। तो यहाँ पे हमें एक रेड और एक ऑरेंज नज़र आ रहा है कि फर्स्ट क्लास में 1 में ज़्यादा है और थर्ड क्लास में 0 में ज़्यादा है, यानी थर्ड क्लास में डाइड ज़्यादा है और फर्स्ट क्लास में सर्वाइव ज़्यादा है। ये नॉर्मलाइज के थ्रू दिख रहा है। तो ये जो हीट मैप होता है, ये आपको इस तरीके से दिखता है। ये जो एनोट इक्वल टू ट्रू लिखा, अगर एनोट को फॉल्स कर देंगे तो ये जो साइड में बता रहा है कि ये जो कूल बॉम्ब ऐसा ये एक जो स्केल आ रहा है, वो स्केल हट जाएगा। ये एनोड का यहाँ पे नंबर जो है वो हट जाएगा। अगर हम कलर मैप यहाँ पे नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये कलर मैप होता है। बाय डिफॉल्ट होता है कि जो ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो लाइट कलर से दिखता है, जितना कम नंबर होता है वो डार्क कलर से दिखता है। पर हम लोग कलर में फुल फॉर्म से अगर दिखाते तो वो ब्लू रेड डाइवर्जिंग कलर होता है, ब्लू टू रेड डाइवर्ज होता है। ब्लू दिखाता है, ये ग्रेडियंट है, ब्लू टू रेड ग्रेडियंट है। और ब्लू दिखाएगा लेस वैल्यू, लो वैल्यू, और रेड दिखाएगा हाई वैल्यू। कई जगह हम लोग ये हीट मैप का इस्तेमाल करते हैं। हीट मैप खास करके जैसे कोरिलेशन टेबल्स में भी यूज होता है। जैसे टाइटैनिक में ही आप टाइटैनिक में इतने नंबर्स नहीं है, मगर जैसे अभी मान लीजिए हम फेयर और सरवाइव के बीच में सेलेक्ट कर लें, फेयर सरवाइव, हमने दो चीज सेलेक्ट कर ली तो हमारे ये आ जाएगा। और हम इनके बीच में एक कोरिलेशन देखते हैं, फेयर और सरवाइव के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो ये दिखा रहे हैं कि फेयर और सरवाइव के बीच में 0.25, मतलब फेयर बढ़ रहा है तो सरवाइव बढ़ने की प्रोबेबिलिटी लगभग 25% है। जो एस एन एस डॉट हीट मैप है, अब ये भी एक टेबल है, तो इस टेबल का भी हम हीट मैप बना सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट आपको टेबल दिख रहा है और उसमें इस तरीके का नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप हीट मैप दे सकते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तो कोरिलेशन टेबल जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ पे ज़्यादा नंबर वैल्यूज होते हैं वहाँ पे कोरिलेशन टेबल का ज़्यादा यूज है। तो आगे और भी एग्जांपल देखेंगे। आई नो बहुत सारी बात हम लोग ने की है आज। इट कैन बी ओवरवेलमिंग आप लोग के लिए कि इतना सारा कुछ है याद रखने के लिए, पर ये सारा आपके पास यहाँ पे प्रेजेंटेड अरे इतना रहने दीजिए। ट्राई करना पड़ेगा। और ट्राई करने के बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस कल हमसे डिस्कस कीजिए। और ये क्रॉसटैग चैप्टर पढ़िए जरूर, करिए जरूर। हम लोगों ने इसको टाइटैनिक पे किया है। आप टाइटैनिक के अलावा आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, बहुत सारे। आपके पास सैम्पल सुबह स्टोर है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल्स या प्रॉफिट टारगेट फील्ड है, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। सेल्स या प्रॉफिट के साथ वहाँ पे हमारे जो टारगेट फील्ड्स हैं, वहाँ पे जो हमारे कैटेगोरिकल फील्ड्स हैं वो है कैटेगरीज, वो है वहाँ पे सेगमेंट, वो है रीजन। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रॉस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं सैम्पल सुपर स्टोर में। ये सारा कुछ आप ट्राई कीजिए।